हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने खत्म कर दिया था एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो उसके बाद अब हम आज शुरू करेंगे अपना नया एक चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बिकॉज आप इसमें सब कुछ विजुलाइज कर पाओगे, सब कुछ फील कर पाओगे। तो इसको आपको पढ़ने में ना बहुत मजा आएगा, पक्का। चलो देखो, तो पहले तो देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। वैसे तो हम सबको पता है, हम लोग मतलब रूटीन लाइफ में फ्रिक्शन को हमेशा फील करते हैं, हमेशा वी एनकाउंटर फ्रिक्शन, है ना। बट अब सच में टेक्निकल टर्म में या साइंटिफिक टर्म में उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो देखो इधर आओ, एक पहले छोटा सा एक केस देखो। मान लो ऐसे एक कोई सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस के ऊपर मान लो कि मैंने एक एम मास का ब्लॉक रख दिया। तो मान लो कि 20 किलो का ब्लॉक है, कितना, 20 kg का है, ऐसे मान लो अपने मन में। तो मेरे भाई ये बताओ कि अगर मैं इस ब्लॉक पर एक छोटा सा फोर्स लगाऊं, बिल्कुल थोड़ा सा, चिन्नी सा, ज्यादा मत लगा देना एकदम कि धक्का मार दिया कस के और बेचारा वो ब्लॉक चला गया लुढ़क के, वैसा नहीं। ये ब्लॉक 20 kg का है, बट आप लगा रहे हो ऐसे इस फिंगर से, ऐसे धीरे से फोर्स। तो क्या ये ब्लॉक चलने लग जाएगा? नहीं, ब्लॉक तो नहीं चलेगा। तो ये ब्लॉक क्यों नहीं चल रहा है? हमने तो इस पे फोर्स लगाया है। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं। वहां पे हमने देखा था कि अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है तो दो बातें होती हैं उसमें, कि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो मतलब उस पर कोई और बैलेंसिंग फोर्स होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सारे फोर्स बैलेंस हो रहे हैं तो वो क्या रहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मतलब सारे फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बैलेंस हो रहे होंगे, या फिर फोर्स ही नहीं लग रहा होगा कोई भी उस पर। ठीक है, और अगर फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसे क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। हमने तो इतना कुछ पढ़ा है, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है कि अगर फोर्स बैलेंस नहीं होता है, अगर कोई नेट फोर्स बच जाता है आफ्टर बैलेंसिंग ऑल दी फोर्सेस, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या आ जाता है, एक्सिलरेशन आ जाता है, तो बॉडी एक्सिलरेट करने लगती है। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा तो रहे हो बट ये चल नहीं रहा है, तो ये रेस्ट में है ना। तो ऐसा कोई फोर्स होगा ना पक्का जो इस तुम्हारे एफ को बैलेंस कर रहा होगा। हाँ है। कौन है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप जब थोड़ा सा फोर्स लगाते हो इस ब्लॉक पे आगे, तो जो ये सरफेस होता है जो इस बॉडी से या इस ब्लॉक से कांटेक्ट में है ये इस ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने लगता है, और वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। अब देखो, आप लगा रहे हो फोर्स आगे और ये सरफेस इस पे फोर्स लगा रहा है पीछे, एफ आर उस फोर्स को बोलते हैं हम। तो एफ और एफ आर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स वाला केस बन गया। और अब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो हाँ हमें समझ में आएगा कि अच्छा फोर्स बैलेंस हो रहे हैं इसलिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के पीछे जब भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे हम फ्रिक्शन नहीं मानते थे। ठीक है, तो वहां पे तो आपने फोर्स लगाया तो बेचारे की मजबूरी है इसकी, चाहे तुम कितना भी छोटा फोर्स लगाओ बट इसको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, बट अब जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो फिर हम, वैसे भी रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन होता है ना,
वो जो हम एनएलएम में पढ़ रहे थे वो तो आइडियल चीजें थी कि मान लो कि स्मूथ सरफेस है, अरे सच में स्मूथ थोड़ी होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब स्मूथ नहीं होता है तब क्या होता है। तो तब ये होता है कि पीछे एक फोर्स लग जाता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन। अच्छा, अब इस फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ लिखनी पड़ेगी, लिखिए। अच्छी सी डेफिनेशन है इसकी, थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। फालतू डेफिनेशन होती तो ना भी लिखते तब भी चलता। देखो, फ्रिक्शन की आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि इट इज अ फोर्स exerted by the surface in contact to the body, ठीक है, in such a manner that it opposes relative motion between the body and the surface, between the body and surface। ये आप लिख सकते हो सिंपल सी डेफिनेशन। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, जैसे ये है, मान लो इसी केस को देखो, ये एक बॉडी है, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि फ्रिक्शन क्या है, तो इट इज अ फोर्स या फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। तो लगाता कौन है फ्रिक्शन? सरफेस लगाता है। किस पर? इस पर, बॉडी पर। तो इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस इन कॉन्टैक्ट टू द बॉडी। ये जो बॉडी से कॉन्टैक्ट में सरफेस है वही लगाता है, ऑब्वियस सी बात है। इन सच अ मैनर, कैसे लगाता है? दैट इट opposes relative motion। now this is very important thing, relative motion between the body and the surface। इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। चलो अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया है। हम सब लोगों को ना ऐसे एक मिसकॉन्सेप्शन सा होता है शुरू में, जब चैप्टर पढ़ लोगे तब तो नहीं रहेगा पक्का, बट स्टार्टिंग में लगता है ऐसा। क्या लगता है? हम लोग को ना ऐसा लगता है कि जो फ्रिक्शन होता है ना वो मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? मोशन को रोकता है। मोशन का दुश्मन है फ्रिक्शन, ऐसा हमें लगता है शुरू में। बट ये जो हमें लगता है ये गलत लगता है, ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इस चीज को मैं अभी तो बहुत अच्छे से नहीं समझाऊंगा, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जहां पे मुझे ये पॉइंट समझाना आसान पड़ेगा, मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि देखो बेटा फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो आपको बेटर फील आएगी और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू रिमेंबर कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। किसको करता है अपोज? रिलेटिव मोशन को। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि फ्रिक्शन की वजह से मोशन होता है या फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट होता है। तो कई बार फ्रिक्शन इंड्यूस करता है मोशन को। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आप देखना कई सारे केसेस में फ्रिक्शन चलाएगा चीजों को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया और स्टार बना दिया ताकि अलग दिखे, बूम 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 बूम, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इसको ध्यान रखना बस, ठीक। चल, ये हो गया फ्रिक्शन। अच्छा एक और चीज है, वैसे वो ऑब्वियस है बट सुन लो। जो फ्रिक्शन लगता है वो पैरेलल टू दी सरफेस लगता है। जो सरफेस कांटेक्ट में
उसके पैरेलल, वो ऑब्वियसली बात है, अब पैरेलल ही तो लगेगा, ऊपर थोड़ी लग जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना कि पैरेलल टू दी सरफेस लगता है, ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्रिक्शन होता है, ये होता है दो टाइप का। कैसे टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन से? एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। आप में से कई सारे लोगों ने शायद ये नाम सुन लिए होंगे अब तक, तो और अच्छी बात है, और मजा आएगा सुनने में। और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये दो टाइप के होते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। समझते हैं क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसे देखो आप, मान लो ये फिर से यहीं पे आ जाओ, ये 20 किलो का एक ब्लॉक है आपके पास। एक सेकंड रुकना, मैं चेक करता हूं अच्छे से विजिबल है कि नहीं। हाँ ठीक है, सब मस्त दिख रहा है। देखो ऐसे बताओ कि मान लो ये 20 किलो का एक ब्लॉक है कोई। हाँ ठीक है, मैं इसमें लगा रहा हूं इस वाली उंगली से थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा लगाया, नहीं चला, कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद ये वाली उंगली कमजोर होगी, थोड़ा और बड़ी फिंगर से लगाते हैं, मान लो इससे लगा देते हैं, चलो धीमे से, तब भी नहीं चला। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया मैंने, तब भी नहीं चला। अच्छा ठीक है, मान लो थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाएं, हो सकता है तब भी ना चले। फिर आप बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे फोर्स, तो क्या ये कभी भी नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्टेज के बाद, ये तो आपने वैसे भी लाइफ में फील किया होगा ना, इसमें मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको, ये तो ऑब्वियस ही बात है। मान लो कोई बहुत हैवी चीज है, धीमे से पहले फोर्स लगाया नहीं चलेगी, फिर और लगाएंगे, मान लो नहीं चलेगी, और लगाया नहीं चलेगी। अब फोर्स बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, मान लो अकेले हम पुश कर रहे हैं किसी हैवी चीज को, नहीं हो रहा है, एक और भाई आ गया कोई साथ में, दो लोग कर रहे हैं, मान लो नहीं हो रहा है, एक और कोई आ गया, तीन लोग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब लोग बढ़ाते रहेंगे तो हम पुश ही नहीं कर पाएंगे, क्या पता अगला आदमी आए और चार लोग पुश कर दें। ऐसा होता है ना हमेशा, ठीक है। तो होता ये है कि जब आप फोर्स को बढ़ाते रहते हो, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद ये चीज चलने लग जाती है ना, ठीक है। तो बस देखो, अपने को ना चीज को चलने के पहले वाला फ्रिक्शन देखना है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो नहीं चल रहा है, तो जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर अगर आप फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि वो गाड़ी चलने लग जाएगी आपकी, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, तब जो फोर्स पीछे लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सुन लिया? आसान है ना? फिर एक बार सुन लो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने थोड़ा फोर्स लगाया वो नहीं चला, आपने थोड़ा और लगाया वो नहीं चला, थोड़ा और लगाया नहीं चला। तो अभी जो पीछे फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, वो कौन सा वाला है? स्टैटिक वाला। बट तुम फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक पॉइंट के बाद वो चलने लग गया। तो जब कोई चीज चलने लगती है तब भी तो फ्रिक्शन रहता ही है जमीन पे, तब जो फ्रिक्शन पीछे लगता है वो होता है काइनेटिक वाला। ठीक, याद रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक है, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है और तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक है। सिंपल सी आपकी बात है, ठीक है। चलो, तो आपने ये दोनों टर्म्स समझ लिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो friction force which acts on a static body, on a body which is in rest, it is known as static friction. And the friction force which acts on a moving body,
दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पक्का? आसान है ना? डेफिनेशन लिखने की नीड है नहीं, आई थिंक आप समझ गए होगे कि लिख दें। चलो लिख देते हैं, एक वर्ड की तो है वैसे भी। फ्रिक्शन दैट acts on static bodies होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत ब्रीफ में, ठीक है? एंड फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन मूविंग बॉडीज इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी स्टैटिक में कुछ और चीजें हैं पढ़ने वाली। चलो इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दो। आगे सुनो, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज? पहले लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। वो चीज ये होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन is a self-adjusting force. Static friction is a self-adjusting force. क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, ऐसे देखो, मान लो ये बड़ा सा ब्लॉक है, वही फिर से 20 किलो का। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, मान लो 1 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक नहीं चला। तो अगर ब्लॉक नहीं चला तो पीछे से फ्रिक्शन भी कितना लगना चाहिए? ऑब्वियसली 1 न्यूटन का ना, तभी तो ये और ये बैलेंस होंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुमने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, वहां से आ गया 100 न्यूटन का फोर्स और तुम्हारे मुंह पे लग गया ब्लॉक आके। ऐसा तो नहीं होता है ना, ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि जितना तुमने फोर्स लगाया उतना ही सरफेस ने फ्रिक्शन का फोर्स लगाया। चलो ठीक है, तुमने मान लो बहुत थोड़ा सा लगाया, तो पीछे से फ्रिक्शन भी क्या आया? स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत थोड़ा सा, ब्लॉक नहीं चला। तुमने मान लो लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स, बहुत थोड़ा सा, तो पीछे से भी कितना फोर्स आना चाहिए अगर बॉडी को रेस्ट में रहना है? तो 2 न्यूटन का। अच्छा, तो इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 2 न्यूटन का। तो तुमने अगर थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया और बॉडी को रहना है रेस्ट में, तो थोड़ा सा फोर्स नीचे से भी बढ़ना चाहिए ना फ्रिक्शन का, वो बढ़ जाता है अपने आप। ठीक है ना? अच्छा, तुम थोड़ा सा और बढ़ाओगे, वो फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ाएगा। तुम थोड़ा सा और बढ़ाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ाएगा। तो वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। तुमने लगाया 1 का, उसने लगाया 1 का। तुमने लगाया 2 न्यूटन, उसने लगाया 2 न्यूटन। वो इंसान टाइप है। तुमने लगाया 3, उसने लगाया 3। वो फालतू में क्यों लगाए फोर्स जबरदस्ती, जब तुम्हारे फोर्स को बैलेंस ही तो करना है। तो जितना तुम लगा रहे हो बेचारा उतना ही लगाता है वो हमेशा अपना फोर्स। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है? अच्छा, क्योंकि वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। मान लो तुमने लगाया पहले 1 न्यूटन का, उसने भी लगाया 1 का। तुमने लगाया 2 का, उसने भी लगा दिया 2 का, तुरंत बॉडी नहीं चलेगी। फिर तुम थक गए, तुमने फिर से 1 का लगा दिया, वो फिर से 1 का लगा देगा पीछे। समझ रहे हो ना? तो वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है इस तरह से। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, खुद से एडजस्ट करता है, किसी की हेल्प की उसे कोई नीड नहीं होती। ठीक? ठीक है सर। इसके बाद अब आगे आती है एक और बात। क्या है वो बात? वो बात ये है कि मान लो हम इस पे फोर्स बढ़ाते जाएं, इस वाले ब्लॉक पे। चलो ठीक है, माना कि थोड़ा फोर्स लगाया और वो नहीं मूव हुआ, बट अब अगर फोर्स बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहेगा? हाँ, बढ़ाता तो रहेगा वो। जैसे मान लो तुमने लगाया 1 का, उसने लगाया 1 का। तुमने लगाया 2 का, उसने भी लगाया 2 का। तुमने लगाया 3 का, उसने भी लगाया 3 का। तो अगर तुम बढ़ाते रहोगे तो वो भी बढ़ाता रहेगा, बट क्या इनफाइनाइटली बढ़ाता रहेगा? नहीं, उसकी बेचारे की एक लिमिट होती है। वो जो लिमिट होती है ना,
मैक्सिमम लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगला पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting friction। तुम फोर्स बढ़ाते रहोगे तो नीचे से स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा, बट एक लिमिट तक। वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसके बाद यहां पे आ जाना, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लिमिटिंग, चलो मैं लिख देता हूं, ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये प्रोपोर्शनल किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन कहां से आती है? अरे सरफेस से आती है। ब्लॉक करेगा सरफेस को पुश, पुश नहीं पुश, ठीक है, सॉरी। तो अगर ब्लॉक अपने वेट से सरफेस को पुश करेगा तो सरफेस ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये जो पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन की ये जो पीछे का लिमिटिंग फ्रिक्शन है या जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों सेम ही है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सेम एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये प्रोपोर्शनल होता है एन के। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब यही पता होगा आपको कि जब सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है? एक आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां भी आएगा। तो एफ एल अगर इक्वलिटी लगाएं तो वो होता है म्यू एस इंटू एन के, ठीक है। और ये जो म्यू एस होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलो, तो यहां पे लिख दो आप कि जो म्यू एस है इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो किसी भी सरफेस और किसी भी ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर, एक तो नॉर्मल रिएक्शन पर और दूसरा म्यू एस पर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है ऑब्जेक्ट का, सरफेस कैसा है, उसकी रफनेस कैसी है, इन चीजों पर, या दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर, मतलब क्या यूज किया है आपने। जैसे मान लो बहुत रफ सरफेस है तो जो म्यू एस होता है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर मान लो बहुत ही स्मूथ सरफेस है, मान लो ये आइस है और आइस के ऊपर भी कोई आइस का ही ब्लॉक रखा हुआ है, तो सोच के देखो, ऑब्वियस ही बात है फिर तो फ्रिक्शन कम होगा ना दोनों के बीच में बहुत। तो उस केस में ये जो म्यू एस होता है ये कम होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ये म्यू एस होता है या जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है इन दोनों सरफेस के और बॉडी के मटेरियल पर, इनकी रफनेस वगैरह पर, इन चीजों पर, ठीक है, पक्का। अच्छा, तो ये आपने देख लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब आप एक काम करो, अपनी स्क्रीन पॉज करके इस सारे को नोट कर लो और फिर हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से नोट करिए फटाक से। चलो, तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में और फिर हम स्टार्ट करेंगे
क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, तो स्टैटिक स्टैटिक तो हो गया। अब आ जाओ काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन तो लिख दी है, बट थोड़ा सुन लेते हैं इसको। देखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, बता ही चुका हूं मैं क्या होता है। जब आप ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो और मान लो आप फोर्स बढ़ाते रहे और ब्लॉक मूव करने लग गया। क्या करने लग गया? ब्लॉक मूव करने। चलो डायग्राम नहीं बनाते फिर से। तो सोचो, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो क्या नीचे सरफेस से फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन तो तब भी लगता है। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। डिनोट कैसे करते हैं? एफ के से। एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलो, तो ये जो एफ के होता है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये भी प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अच्छा, फिर अगेन, अगर इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, इक्वलिटी लगाएंगे, तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। बट ये कांस्टेंट उस पिछले वाले कांस्टेंट से अलग है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू के, और ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू एन, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, मतलब स्टैटिक वाले की मैक्सिमम वाली। जैसे स्टैटिक बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। हम मतलब ऐसा नहीं कि म्यू इंटू एन ध्यान मत रखना। म्यू के इंटू एन इज एफ काइनेटिक, म्यू एस इंटू एन इज एफ लिमिटिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो, ये हो गया। ये तो एक पॉइंट हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब ये नीचे हेडिंग डाल के लिख देना पॉइंट वाइज, ठीक है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें एक चीज ये पता करनी चाहिए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सॉरी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है रादर, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में बड़ा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं उस पॉइंट को लिख दे रहा हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है या जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा बराबर लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। इसमें सेल्फ एडजस्टमेंट वाली क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉडी तेज चले या धीमे चले तो फ्रिक्शन चेंज हो जाए। काइनेटिक स्टेट में है ना, मतलब मूविंग स्टेट में है ना बॉडी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। पक्का? ओके। तो ये सिंपल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टैटिक में थोड़ा देखना पड़ता है कि कितना फोर्स लगा रहा है पीछे, क्योंकि बेचारा वो खुद ही सेल्फ एडजस्टिंग है। चलो, कोई बात नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बनानी होती है, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना होता है।
किसका ग्राफ? फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ। ये ग्राफ ध्यान रखना किसका है? फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि एक कोई ब्लॉक है m मास का, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस के और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, और अब अगर ऐसे सोचो, मैं फोर्स को लगाना शुरू कर रहा हूं इस ब्लॉक पे, तो पीछे फ्रिक्शन कैसे लगेगा उसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि जब बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक नहीं चलता है। जब ब्लॉक नहीं चलता है तो पीछे फ्रिक्शन जो लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो ऐसा बनता है ग्राफ। आप मान लो थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? देखो फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, वही तो पढ़ा था हमने। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। तो अगर आप देखो फोर्स बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, तो फ्रिक्शन भी पीछे वाला स्टैटिक वाला बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। फिर ये देखो, ये तो सही बनाया हमने कि अगर ऐसा ग्राफ है कि फोर्स भी बढ़ रहा है तो देखो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है? एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हो आप, इसको क्या बोलते हैं? एफ एल। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अच्छा, फिर क्या होएगा? फिर आप फोर्स बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा वो कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इस यहाँ पे स्लाइटली वर्ड लिख दे रहा हूं मैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब स्लाइटली छोटा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो फिर ऐसा हो जाता है, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होता है फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो, शुरू में आप फोर्स लगाओगे, शुरू में देखो यहाँ पे फोर्स बढ़ रहा है, ऑब्वियसली आगे की तरफ ग्राफ बढ़ रहा है ना, तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो देखो ग्राफ ऊपर को भी बढ़ रहा है। ऐसा कब होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियस की बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो घटता बढ़ता रहता है ना, तभी तो ये बढ़ रहा है। देखो फ्रिक्शन, तो शुरू में आप फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ता है, बढ़ बढ़ के कहां पहुंच गया? मैक्सिमम वैल्यू पे। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं? एफ एल, फ्रिक्शन लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैक्सिमम हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, तुम लेकिन मान ही नहीं रहे हो, तुम फोर्स अभी भी बढ़ाए जा रहे हो। तो अब अगर तुम फोर्स बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो अब देखो, अब लगेगा जब ब्लॉक चलने लग गया तो उस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बट वो इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा कम हुआ, अब बस ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्लॉक चलने लग गया है। तो ये क्या है? ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब तुम फोर्स कितना भी बढ़ाते रहो, ये देखो फोर्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कांस्टेंट है। चाहो तो यहां पे लिख दो ऐसे, ये वाला, ये क्या होगा? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है? एफ एल। चलो इसको यहां लिख देते हैं,
ठीक है, पक्का? तो बस ये होता है ग्राफ फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलो अब जल्दी से स्क्रीन पॉज करके ये वाले 2 पॉइंट्स और नोट कर लो, इतना जो लिखा है, और अब हम करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। जल्दी नोट करो इसको। चलो, ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा है, तो शांति से सुनो। देखो, आपको दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे एक कोई 2 किलो का ब्लॉक रखा है, अच्छी बात है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट गिवन है, म्यू एस गिवन है 0.4। ठीक है, नाउ इफ अ फोर्स एफ ऑफ 2.5 न्यूटन, ये जो एफ लगा रहे हैं इसकी वैल्यू गिवन है 2.5 न्यूटन, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये बताना है। ठीक है सर, देखो ये बताओ कि जब तुम इस ब्लॉक पर फोर्स लगाओगे 2.5 न्यूटन का, तो ये चलेगा कि नहीं, पहले तो वो चेक करना पड़ेगा ना। कैसे चेक करेंगे कि चलेगा कि नहीं? ऐसे चेक करोगे कि ये सोचो कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये जो सरफेस है, ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है, ये बताओ। स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स मतलब एफ लिमिटिंग, या चलो मैं और अच्छे से लिख देता हूं, एफ लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या है पहले इसको पता करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। तो एफ लिमिटिंग क्या होता है, इसका तो एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो तो गिवन है 0.4। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो बहुत ऑब्वियस है यहाँ पे। बताओ, 2 किलो का मास है तो वेट कितना लग रहा होगा नीचे, 2g। नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ऊपर, और n और 2g बैलेंस कर रहे होंगे, क्योंकि ये ब्लॉक ना तो हवा में उड़ रहा है ना जमीन में घुस रहा है। तो ऑब्वियस की बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड हो रहे होंगे ना। तो n की वैल्यू क्या है, 2g, तो n के प्लेस पे 2g लिख दो। कितनी वैल्यू आएगी, 2g मतलब 20, 20 इंटू 4 80 होता है, बट पॉइंट है तो 8। एफ एल की वैल्यू क्या आई, 8। लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है पीछे की तरफ, वो लग सकता है 8 न्यूटन्स का। तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, तुम तो लगा रहे हो केवल 2.5 न्यूटन। तो ये बताओ कि अगर इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 8 की है, तो तुम तो मैक्सिमम से कम लगा रहे हो ना। तो जब तुम 2.5 का लगाओगे तो ये पीछे कितना फोर्स लगाएगा, तुम्हारे बराबर। वही तो पढ़ा था हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तुम जितना फोर्स लगाओगे वो उतना ही फोर्स लगा के इस तुम्हारे वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा, और ये ब्लॉक रेस्ट पर बना रहेगा। अगर तुम मान लो इसी क्वेश्चन में लगा रहे होते फोर्स 4 न्यूटन का, तो यहां से कितना फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, 4 न्यूटन का। तुम अगर लगा रहे होते 6 न्यूटन का, तो ये सरफेस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, 6 न्यूटन का। तो जितना तुम लगाते हो उतना ही ये लगाता है। हाँ, अगर तुम 100 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाओ, इसकी बेचारे की हाईएस्ट जो लिमिट है उसके भी बाहर, तब फिर बात अलग है। फिर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फिर तो तुम्हारा ब्लॉक चलने लग जाएगा।
तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। बट इस केस में तुम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगा रहे हो, तो तुम्हें स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में कितनी होगी? 2.5। ठीक है, तो जो Fs होगा वो क्या होगा? 2.5 न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। पक्का ठीक है, समझ आ गया? जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी करिए।